नमस्कार मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक से बढ़कर एक अपराधी ने काम किया है। एक समय तो ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड में जाना छोटे मोटे अपराधियों के लिए सपना था। 80 से 90 के दशक में कुछ लोगों को इसमें अपना करियर भी दिखाई देता था, क्योंकि पैसा और धौंस दोनों इसमें मिल जाती थी। उन्हीं में से एक शख्स था जिसने रमा नाइक और अरुण गवली के साथ काम किया था। यहाँ तक अपनी अलग छाप छोड़ने वाले माया डोलस का भी दोस्त रहा। हम बात कर रहे हैं दिलीप बुहा की। दिलीप का जन्म 1966 को कांजूर विलेज में हुआ था। दिलीप बुहा के 3 भाई थे और 2 दिलीप से छोटे, एक बड़ा। दिलीप का कम उम्र से ही छोटे मोटे बदमाशों से उठना बैठना हो गया था। वो अक्सर शराब और जुए के अड्डों पर जाता रहता था, जहां से उसकी जान पहचान अंडरवर्ल्ड के लोगों से होनी शुरू हो गई थी। इन अड्डों से ही वो माया डोलस के टच में भी आया था। माया डोलस किरण वालावलकर के अंडर काम किया करता था और ये दोनों मुंबई साइन हॉस्पिटल बिल्डिंग में रहते थे और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। वहीं किरण वालावलकर बड़ा आदमी था जिसकी जान पहचान अंडरवर्ल्ड में ऊपर तक थी। किरण रमा नाइक को भी अच्छे से जानता था। अब किरण के जरिए ही माया डोलस रमा नाइक, बाबू रेशम और अरुण गवली से मिला था। इनके गैंग को ज्वाइन करने से पहले माया डोलस ने कंजूर मार्ग में अशोक जोशी के लिए काम किया था। यह समय कंजूर मार्ग को अशोक का गढ़ बताया जाता था और अशोक जोशी रमा नाइक और गवली का दोस्त हुआ करता था। इसी गैंग में रहते हुए माया डोलस की दोस्ती दिलीप बुहा से होती है। अब क्योंकि दोनों एक ही उम्र के थे तो दोनों की दोस्ती गहरी होते देर नहीं लगती। इसके बाद किरण ने ही दिलीप को रमा नाइक से मिलवाया था। रमा नाइक को दिलीप की डेयरिंग पर्सनैलिटी, जो दिखने में लंबा चौड़ा शख्स था, वो पसंद आती है। कहा तो ये भी जाता है कि दिलीप शुरुआत में रमा नाइक का बॉडीगार्ड बना था। अब समय बीता और जब रमा नाइक और बाबू रेशम को मार दिया गया तो दिलीप और माया ने गवली के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब वो समय था जब गवली गैंग और अमर नाइक गैंग की अपनी जो आपस की इनकी गैंगवार थी, लड़ाई थी, वो चरम पर थी। इन दोनों का समझौता कराने के लिए बड़े लोगों ने दोनों के बीच बात कराई और इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश की। लेकिन लड़ाई को दोस्ती में बदलने के लिए अमर नाइक की शर्त थी कि गवली माया डोलस को उसके हवाले कर दे। लेकिन गवली ने अमर की इस बात को सिरे से नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ दिलीप के कारनामों से परेशान होकर उसके घर वालों ने कांजूर मार्ग को छोड़ दिया और यहां से वो न्यू तिलक नगर शिफ्ट हो गए। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप हमारी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए क्राइम से जुड़े लोगों की कहानी। तिलक नगर के लोग दिलीप से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वहीं अशोक जोशी के मारे जाने से 1 महीना पहले दिलीप, माया और इनके साथ के कुछ शूटरों ने अशोक जोशी से किनारा कर लिया था। सुनने में आया था कि इन सभी ने अपना अलग गैंग बना लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों छोटा राजन के टच में आ गए थे और दाऊद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। फिर 1988 में खबर आती है कि अशोक जोशी का कत्ल कर दिया गया है। अशोक जोशी की हत्या के बाद डी कंपनी के बड़े लोगों ने मुंबई को छोड़कर विदेशों का रुख कर लिया था। वहीं अब दिलीप ने माया का साथ मिलकर छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए थे। लेकिन इन दोनों को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि अब इनके पास वो मौका है कि मुंबई पर राज कर सकते हैं। अब ये दोनों लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे और माया तो लगातार अड्डे बदल देता था, लेकिन दिलीप को न्यू तिलक नगर से अलग कोई जगह पसंद नहीं आती थी। वो हर बार इसी को अपना अड्डा बनाता था। एक बार जब न्यू तिलक नगर का रेलवे स्टेशन बनने की बात चली और इसका काम तेजी से चलने लगा तो इसके लिए पनवेल से ट्रकों में सामान आता था। दरअसल इस काम का ठेका दिया गया था राम सेठ ठाकुर को। राम सेठ ठाकुर की पनवेल में हुकूमत थी और ये एक समय एमएलए भी रहा था। लेकिन जब राम सेठ ठाकुर ने के ट्रक रेत, पत्थर, सरिया जैसा सामान लाकर न्यू तिलक नगर का ब्रिज क्रॉस करते तो उस पर दिलीप अकेले कार्बाइन लेकर ट्रक वालों के सामने खड़ा हो जाता था। अब ट्रक राम सेठ ठाकुर के हैं इतना पता होने के बाद भी दिलीप उनसे पैसा लिया करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा फेमस है दिलीप का। न्यू तिलक नगर में एक केबल ऑपरेटर था जसवंत यादव। अब
न्यू तिलक नगर में दिलीप के आदमी भी केबल का काम करते थे, तो जसवंत यादव ने उन लोगों को केबल का काम ना करने की धमकी दी। इस पर उन लोगों ने दिलीप को इस बारे में बताया, तो दिलीप अपनी कार्बाइन लेकर जसवंत के पास पहुंचा और सीधे उसके सिर पर लगाकर धमकी दी कि अगर उसने उसके लड़कों को काम करने से रोका तो वो उसे मार देगा। कहते हैं उसके बाद से जसवंत ने कभी केबल के काम में उसके लड़कों को नहीं रोका। तभी कांजूर मार्ग में गणपति के त्योहार पर एक पंडाल सजाया गया। इस प्रोग्राम में अशोक जोशी के चाहने वालों की भी भीड़ थी। लोगों के अंदर जोशी की याद थी और इसी के चलते अशोक की एक बड़ी तस्वीर भी वहां लगी थी। वहां दिलीप, माया और उसके अन्य साथी भी बैठे दारू पी रहे थे कि उन्हें अशोक की ये लोकप्रियता खटकने लगी, तो उन्होंने इसका गुस्सा वहां मौजूद लोगों पर उतारा और सरेआम लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस गोलीकांड में 5 लोग मारे गए थे। इसके बाद वे सभी वहां से फरार हो जाते हैं और इन सभी लोगों ने पुलिस से बचने के लिए कहीं दूसरी जगह फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। अब ये सभी मुंबई ईस्ट को छोड़कर वेस्टर्न सबब में रहने लगे थे। तभी 1991 में मुंबई एटीएस को सूचना मिली कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में दिलीप बुआ, माया डोलस और उनके साथी स्वाति बिल्डिंग के एक फ्लैट में फिरौती को लेकर मीटिंग करने वाले हैं। यहां पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस की माने तो दिलीप के हाथ में AK-47 थी और जब पुलिस ऑफिसर घराल बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने उसके सामने पहुंचे तो उसने उनके सीने में 2 गोली मारी, जिससे उनके फेफड़े फट गए और उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरा ऑफिसर कवि, जिनको कोहनी में गोली लगी थी। अब इनकी तरफ से चलती गोलियों का जवाब पुलिस ने भी दिया। ये सभी लोग पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हुए उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे थे। ये लोग अपनी कार में हमेशा चाबी लगाकर रखते थे जिससे भागने में आसानी हो, और इनकी कार में 70 से 80 लाख रुपए और हथियार रहते थे। अब इसी गोलीबारी के दौरान दिलीप ने फ्लैट से निकलकर कार की तरफ जाने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने के लिए निकला तो फ्लैट और कार के बीच की दूरी के बीच ही पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। कहते हैं कि पुलिस का यह एनकाउंटर 4 से 5 घंटे तक चला था। इस एनकाउंटर में दिलीप बुआ समेत 7 अन्य जो गैंगस्टर थे वे मारे गए थे। अब ये एनकाउंटर इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इसे लाइव टेलीकास्ट किया गया था। वहीं छोटा राजन ने इस एनकाउंटर को फेक बताया था। तो ये थी दिलीप बुआ की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त और मिलते हैं आपको एक और नई स्टोरी में।